असातिज़ा किराम और तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं गुल मोहम्मद गुलजार, लेक्चर एट डाइट कुलगाम, आपकी खिदमत में एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। वबा के इस दौर में जबकि रखा न कोरोना ने किसी एक का बरम भी, मैखाना भी खाली है, कलीसा भी हरम भी। मैं एक मुख्तसर सा वीडियो इमला नवीसी और आम गलतियाँ उन्वान के तहत चंद मुफीद बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये उन असातिज़ा के लिए और तलबा व तालिबात के लिए मुफीद और कारगर साबित होगा जो इस किस्म की इमला नवीसी में गलतियाँ करते हैं। आइए शुरू करते हैं। इमला नवीसी और आम गलतियाँ। सबसे पहले हम उर्दू के हरूफ तहजी काफ की बात करते हैं। ये उर्दू हरूफ तहजी का एक अहम हर्फ है जिसकी लिखावट के आगाज़ में एक गोल दायरा या सर आता है। इसके हवाले से हमें ये बात जहन नशीन रखनी चाहिए कि इसके आगाज़ में ये दायरा कभी भरा हुआ आता है और कभी खाली आता है। कहाँ भरा आता है? जब लफ्ज़ के पहले में आए तो इसका सर भरा हुआ आएगा। यानी काफ का लफ्ज़, काफ का हर्फ जब किसी लफ्ज़ के आगाज़ में आए तो इसका सर भरा हुआ आएगा, और जब ये हर्फ दरमियान में, किसी लफ्ज़ के दरमियान में या आखिर में आएगा तब इसका सर खाली रहेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर नकूश में ये काफ का हर्फ जो है वो भरा हुआ है, जबकि ये काफ जो है लफ्ज़ के दरमियान में आया है, इसलिए ये भरा हुआ नहीं आना चाहिए। ये गलत इमला है। इसका सही इमला जो है ये दूसरा जिस पे टिक लगी है, इसका सर खाली आएगा। इसी तरह एक और मिसाल लेते हैं कलम की। कलम के आगाज़ में क़ाफ आया है, ये इस वक्त इब्तिदा में आया है, आगाज़ में आया है, इसलिए इसका सर जो है भरा हुआ नहीं आना चाहिए, भरा हुआ आना चाहिए। ये खाली आया है यहाँ पर, इसलिए ये गलत है। इसका सर भरा हुआ आना चाहिए, जैसा कि सुर्ख रंग से जो लिखा गया है जिस पे टिक लगी है, यही इसका सही इमला है। तो इसी तरह जब हम ऐन और गैन की बात करें, ये जब लफ्ज़ के दरमियान में आए या लफ्ज़ के आखिर में आए तो इसका सर बरा आएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर बगुज़, इसमें गैन का लफ्ज़ जो है ये दरमियान में आया है, इसका सर बरा खाली है, जबकि ये सही नहीं है। चनांचे जब दरमियान में आए तो इसका सर भरा हुआ आना चाहिए, जैसा कि दूसरे वाले में है जिस पे टिक लगी है। तो इसी तरह सई और सई, यहाँ सई में ऐन जो है ये दरमियान में आया है, इसका सर खाली है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि दरमियान में जब ऐन आएगा इसका सर भरा हुआ आएगा, इसलिए ये सई जो है ये सही है। तो अब मीम और वाव की बात करते हैं। मीम और वाव चाहे लफ्ज़ के आगाज़ में आए, इब्तिदा में आए, दरमियान में आए, आखिर में आए, जहाँ पर भी आए, हर जगह इसका सर भरा आता है। और हमारे असातिज़ा और तलबा व तालिबात अक्सर मीम का सर जो है वो खाली रखते हैं, वाव का सर खाली रखते हैं। ये किसी भी सूरत में, चाहे आगाज़ में आए, दरमियान में आए, आखिर पर आए, अलहदा तौर पर आए, तो इसका सर हमेशा भरा हुआ आना चाहिए, मीम का भी और वाव का भी।
مثال کے طور پر یہاں پر موم، آم، کو، یہ میں نے 3 الفاظ لکھے ہیں۔ موم کے آغاز میں میم کا سر جو ہے وہ خالی ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ آم کے آغاز میں، آم کے اندر میم کا سر خالی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یا کو میں نے لکھا ہے اس سائڈ میں، دائیں سائڈ میں، تو یہ خالی رکھا گیا ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ یہ ہر صورت میں برا آنا چاہیے، اس کا سر برا آنا چاہیے، تو اس لیے دوسرے والے جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں حرف فے پر۔ فے کا بھی وہی اصول ہے جو قاف کا ہے، یعنی یہ پہلے آئے تو سر برا آئے گا، فے درمیان میں آئے گا تو سر خالی آئے گا۔ یعنی جب یہ کسی لفظ کے آغاز میں آئے گا فے تو سر برا آئے گا، جب یہ کسی لفظ کے درمیان میں آئے گا تو سر خالی رہے گا۔ مثال کے طور پر فکر، فکر میں دیکھیے آپ، اس میں فے جو ہے وہ آغاز میں آیا ہے، لیکن اس کا سر یہاں پر خالی ہے، جو سرخ رنگ سے لکھا ہوا ہے، اس لیے یہ غلط ہے، اور یہ جو صحیح ہے وہ فکر ہے جس کا سر برا ہوا ہے۔ اسی طرح کفافہ، کفافہ لفظ جو ہے اس میں فے درمیان میں آیا ہے، اس کا سر برا ہوا ہے، جو صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب یہ درمیان میں آئے گا تو اس کا سر خالی آئے گا، تو پھر ریڈ والا، سرخ والا کفافہ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح میم کا املا، میم کی صورت جو ہوتی ہے وہ دو تین طرح کی ہوتی ہے، تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ میم کے بعد جب ہم کوئی لفظ لکھیں اور پھر اس میں میم آئے، اور میم کے بعد جو لفظ آئے، جو حرف آئے گا، اگر وہ اوپر کی طرف جاتا ہے، اوپر کی اور جاتا ہے، اوپر کی ڈائریکشن لیتا ہے، تو میم کی صورت یہ الٹا کامہ جیسا بنتا ہے۔ یہ جو سرخ میں نے لکھا ہے، تو میم کی یہی صورت بنتی ہے۔ مثال کے طور پر ماں، ماں میں ہم دیکھتے ہیں میم کے بعد جو حرف آتا ہے وہ الف ہے، الف اوپر کی طرف جاتا ہے، تو میم کی شکل یہ الٹا کامہ جیسا کامہ کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح مالک میں یا وغیرہ باقی الفاظ میں۔ تو اگر میم کے بعد جو حرف آئے گا تو وہ حرف نیچے کی اور جائے تو میم کی شکل پھر ایسی بنتی ہے جو یہاں دکھائی گئی ہے۔ تو مثال کے طور پر مجیب، میم کے بعد یہ نیچے کی طرف ہمیں جانا پڑتا ہے جیم لکھتے وقت، اسی طرح محور میں ہمیں میم کے بعد نیچے کی طرف جانا ہے، تو اس طرح میم کی شکل پھر یہ رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔